तो मेरा दावा है कि अधिकांश प्रत्याशियों को शिक्षकों की समस्या की जानकारी ही नहीं है, इसलिए कि जो 12 उम्मीदवार हैं उसमें आधे तो शिक्षक ही नहीं हैं और जो शेष बच्चे हैं मेरे अलावे रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं, थके हारे हैं, 75 साल 80 साल उनकी उम्र है। तो जो खुद अस्वस्थ हैं, सेहतमंद नहीं हैं, उस शिक्षकों की सेहत क्या सुधारेंगे? कि बिहार को छोड़कर देश के किसी भी प्रांत में हाई स्कूल और +2 का टीचर पंचायती राज के अधीन नहीं है। इसलिए इन शिक्षकों को पंचायती राज से बाहर निकाल के सीधे शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाए। ना वेतनमान मिला, ना पेंशन है, ना सेवांत लाभ है, ना ACP का लाभ मिला, ना अंतर्जिला स्थानांतरण हो पा रहा है, ना राज्यकर्मी का दर्जा मिला है। तो कुल मिलाकर के स्थिति बहुत ही भयावह है। शिक्षकों को एक प्रकार से दिहाड़ी मजदूर बनाने का काम हुआ है पिछले 20 साल में। 2016 ही सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आदेश है, वर्डिक्ट है कि 5 साल तक नियमित रूप से, चाहे वह प्राइवेट कंपनी में ही क्यों ना काम करता हो, नौकरी छोड़ते समय या रिटायरमेंट के समय उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिलना है, हिंदी में उपादान बोलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राइवेट कंपनी में 2016 से ही लागू हो चुका है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं इनकी नौकरी परमानेंट है, 60 साल तक है। आज तक इन्हें ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित रखा गया है। हमारे यहाँ की JP यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि हम 3 साल की पढ़ाई 6 साल में करते हैं, मतलब आधा जवानी बर्बाद करते हैं सिर्फ ग्रेजुएशन करने में। इसके लिए भी कुछ आवाज़ उठेगा क्या? मैं बिहार के किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है, इसीलिए मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में शिक्षकों के सामने हूँ। और इन 2 वर्षों के दौरान शिक्षक प्रतिनिधि अगर ऐसा नहीं मिला जो सदन में मजबूर करे, सदन में हमारी बातों को सक्षमतापूर्वक रख पाए, तो ये निश्चित रूप से शिक्षक समाज के लिए बड़े घाटे का विषय होगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हमें राना रुआ देख रहल बनी मैच बॉक्स। और अभी सारण निर्वाचन क्षेत्र में अभी स्नातक के भी मतदान होके वाला बा और साथ ही साथ शिक्षक, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान होके वाला बा। 31 तारीख के दोनों मतदान बटे और एकरा के लेके जनसंपर्क के जो दौर बा वो बहुत तेज हो गई बा, अंतिम दौर में चल रहा बा। और अभी सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार रणजीत कुमार हमारा साथे बनी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार भी। चूंकि आपको बता दें थोड़ा सा सर के बारे में। सर, पिछली बार जो आम चुनाव हुआ था 2020 में, उसमें सर जो थे वो काफ़ी क्लोज रहे थे। अभी मध्यावधि जो चुनाव हो रहा है उसमें हम सर को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सर, चुनाव मैदान में है, एक बार पहले भी थे, अभी भी हैं, किस एजेंडे के साथ हैं? चूँकि शिक्षकों की लड़ाई आपको लड़नी है और शिक्षकों की समस्याएँ बहुत सारी हैं, तो आपका एजेंडा क्या है? ना, हमारा कोई मौसमी एजेंडा नहीं है। 2020 में चुनाव हुआ था, उसके पहले भी मैं लगातार शिक्षक के मुद्दे पे सक्रिय रहा था और 2020 में जब चुनाव समाप्त हो गया उस समय अधिकांश प्रत्याशी निष्क्रिय हो गए। मैं चुनाव के बाद भी लगातार सक्रिय रहा हूं। शिक्षकों के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वेतनमान का हो, पेंशन, सेवांत लाभ, ACP, अंतर्जिला स्थानांतरण, वरीयता का, प्रोन्नति का, राज्यकर्मी के दर्जा देने का मुद्दा हो या ग्रेच्युटी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर मैं समय समय पर पत्र के माध्यम से सरकार तक शिक्षकों की आवाज़ को, उनकी मांग को लगातार पहुंचाता रहा हूं। इसलिए एक नहीं है कि केवल चुनाव के समय में एजेंडा लिख दिया और शिक्षकों को बता रहे हैं। इस जो एजेंडा है हमारा, ये लगातार अनवरत हम उस पर काम करते रहे हैं। ये नहीं है केवल चुनाव घोषणा हो गई तब हमने कोई एजेंडा बनाया है। जो एजेंडा लोग आजकल बता रहे हैं अन्य उम्मीदवार, उस पर मैं पहले ही लगातार काम कर रहा हूं और हमारे पत्र के आधार पर बहुत सारे काम भी संपन्न हुए हैं। हाँ, जैसे क्या हुआ है, सभी लोग अपना अपना एजेंडा यही बता रहे हैं जो आप बता रहे हैं, मिलता जुलता एजेंडा है, लेकिन आज भी जो एजेंडा आपका है वो सेम जस का तस बना हुआ है। स्थानांतरण का मामला है, कहीं पे ग्रामीण परेशान है कि शिक्षक को भगाया जाए यहाँ से, तो कहीं शिक्षक परेशान है कि हमको यहाँ से उठा के यहाँ लाया जाए। आज तक समाधान नहीं हुआ, काहे नहीं हो रहा है? ये सामान्य मसले हैं जो स्थानांतरण वाला कह रहे हैं, वो जिला के अंतर्गत भी है और अंतर जिला स्थानांतरण का भी मुद्दा है। तो महिलाओं और दिव्यांगों के लिए तो सरकार ने नियमावली बनाया है, लेकिन पुरुष शिक्षकों को इससे वंचित रखा है। तो इस मुद्दे पर भी मैंने सरकार से आग्रह किया है कि ये तो एक प्रकार से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है कि किसी को दिया जाए और किसी को वंचित रखा जाए, और मौलिक अधिकार के जो मूल भावना है उसके भी खिलाफ है। तो इस मुद्दे पर भी मैंने कलम चलाया है, सरकार तक शिक्षकों की आवाज़ को पहुंचाया है।
दूसरा इशू जो कह रहे हैं कि मिलते जुलते एजेंडे हैं, तो मेरा दावा है कि अधिकांश प्रत्याशियों को शिक्षकों की समस्या की जानकारी ही नहीं है, इसलिए कि जो 12 उम्मीदवार हैं उसमें आधे तो शिक्षक ही नहीं हैं और जो शेष बच्चे हैं मेरे अलावे रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं, थके हारे हैं, 75 साल 80 साल उनकी उम्र है। तो जो खुद अस्वस्थ हैं, सेहतमंद नहीं हैं, उस शिक्षकों की सेहत क्या सुधारेंगे। मैं सर्विंग टीचर हूं, अभी हमारी 9-10 साल सेवा है और लड़ने फिरने वाला आदमी हूं। शिक्षकों की आवाज़ को लगातार सरकार तक पहुंचाते रहा हूं और मैं अनवरत कार्य करता रहा हूं कि ये नहीं है कि अब जब चुनाव की प्रतीक्षा किया कि 20 में चुनाव संपन्न हुआ तो फिर 26 में होगा। अगर नियत समय पर यह चुनाव होता तो 26 में होता। तो हम लोगों ने इसकी कोई प्रतीक्षा नहीं की। 20 का चुनाव समाप्त हुआ, 1-2 महीना के बाद ही फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया। और मेरे ही पत्र के एक जो नई सरकार बनी है जदयू और आरजेडी की, तो जब इसके 2 महीना हो गया था तब मैंने एक सरकार को बेबाकी से पत्र लिखा कि बिहार को छोड़कर देश के किसी भी प्रांत में हाई स्कूल और +2 का टीचर पंचायती राज के अधीन नहीं है, इसलिए इन शिक्षकों को पंचायती राज से बाहर निकाल के सीधे शिक्षा विभाग के अधीन लाया जाए। इसके 2 परिणाम होंगे। पहला कि शिक्षकों का एक स्टेट कैडर बन जाएगा और यूं ही उनका स्टेट कैडर बनेगा, राज्यकर्मी का दर्जा पाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके अलावे 2016 में ही सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट आदेश है, वर्डिक्ट है कि 5 साल तक नियमित रूप से, चाहे वह प्राइवेट कंपनी में ही क्यों ना काम करता हो, नौकरी छोड़ते समय या रिटायरमेंट के समय उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिलना है, हिंदी में उपादान बोलते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्राइवेट कंपनी में 2016 से ही लागू हो चुका है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं इनकी नौकरी परमानेंट है, 60 साल तक है। आज तक इन्हें ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित रखा गया है। तो कुल मिलाकर के जो अब तक प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने कभी भी ईमानदारी से, गंभीरतापूर्वक, संवेदनशीलता के साथ शिक्षकों की समस्याओं का हल करने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए जब से नियोजन प्रारंभ हुआ है 2006 से, तब से सारी समस्याएं जस की तस हैं। एक भी समस्या का समाधान या एक भी समस्या का निदान आज तक नहीं हो पाया। पेंशन भत्ता भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है शिक्षकों का। देखिए, पेंशन, सरकारी सेवा का सबसे बड़ा चार्मिंग तो सेवांत लाभ और पेंशन ही है। 2004 में भाजपा सरकार ने, जो केंद्र में भाजपा सरकार थी, उन्होंने पेंशन समाप्त कर दिया, सेवांत लाभ भी समाप्त हो गया। ये जो नियोजन नीति लाया गया है, तो जो तत्कालीन यहाँ के विधान पार्षद थे वो बड़े लीडर थे और सरकार के बहुत करीबी थे, उनकी सहमति से बिहार में जितने भी अस्थायी पद थे शिक्षकों के, उसको समाप्त कर दिया गया, डाइंग कैडर बना दिया गया और नियोजन नीति लाई गई 2006 में हाई स्कूल में। और तब से ये जो चल रहा है, 3 बार इसकी सेवा शर्तें बनी हैं, 2006 में, 12 में और 2020 में। तो 2006 की जो सेवा नियमावली थी उसमें तो कुछ था ही नहीं, एकदम पूरी तरह से एंटी टीचर था। 12 में एक था कि भाई 10 साल अगर नौकरी आपने कर लिया है तो आपका एक वेतन उन्नयन होगा, लेकिन वो भी लागू हुआ नहीं। 20 वाला जो सेवा नियमावली बना है नियोजित शिक्षकों का, वो पूरी तरह से एंटी टीचर है। मैंने एक ही साथ प्राइमरी का भी बना है और सेकेंडरी का भी बना है। प्राइमरी का कोई एमएलसी नहीं है बिहार में और सेकेंडरी शिक्षकों का 6 एमएलसी है। तो प्राइमरी वाले का जो नियोजन नियमावली है उसमें उसको ये दिया गया है कि आपको 10 साल, 20 साल और 30 साल में एसीपी का लाभ मिलेगा, मतलब उनका प्रमोशन होगा। जो हाई स्कूल और +2 के टीचर हैं उनके नियमावली में इसकी चर्चा ही नहीं है, जबकि जो यहाँ के प्रतिनिधि रहे हैं अब स्वर्गवासी हो गए हैं, तो अगर वो चाहते तो ये आसानी से हो सकता, उनकी सहमति से बना है। अब सोचिए कि प्राइमरी वाले को वो मिल गया है और हाई स्कूल वाले से वंचित है। इतना ही नहीं, जो प्रतिनिधि थे वो 3 महत्वपूर्ण पदों पर थे। लगातार 25-30 साल माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी रहे, 20 साल इस क्षेत्र से लगातार एमएलसी रहे और एमएलसी होने की वजह से और सरकार के बहुत करीबी होने की वजह से 14 साल लगातार निवेदन समिति के भी अध्यक्ष रहे, जिसका काम है सरकार को शिक्षा मामले में सलाह देना। इसका मतलब है कि इस क्षेत्र के प्रतिनिधि जो थे एमएलसी, उस सरकार के शिक्षा मामले में परामर्शदाता भी थे। उसके बावजूद शिक्षकों की एक भी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। ना वेतनमान मिला, ना पेंशन है, ना सेवांत लाभ है, ना एसीपी का लाभ मिला, ना अंतर्जिला स्थानांतरण हो पा रहा है, ना राज्यकर्मी का दर्जा मिला है। तो कुल मिलाकर के स्थिति बहुत ही भयावह है। शिक्षकों को एक प्रकार से दिहाड़ी मजदूर बनाने का काम हुआ है पिछले 20 साल में।
एक और मुद्दा है कि शिक्षक की अगर कहीं किसी कारणवश अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को लाभ नहीं मिल पाता है, और इसकी आवाज़ बहुत दिनों से उठ रही है कि आश्रित को भी कुछ ना कुछ सहारा मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं, नियमावली में ये है कि पहले था कि शिक्षकों को था कि फुल वेतन में मिलता था। अब जब से ये नियमावली नियोजन वाला आया है तो पहले 2006 में तो शिक्षकों का पद जाहिर कैसे हो गया। अब 2020 का जो नियमावली है इसमें जो बड़ा बाबू किरानी होते हैं उनको भी डाइन कैडर कर दिया है। अब वो भी उनके भी बाल बच्चे नियोजित ही होंगे। तो वहाँ ये है कि भाई अगर आप ट्रेंड हैं, टेट पास हैं, तब तो आपको अनुकंपा वाली नौकरी मिलेगी, और नहीं तो अनुसेवक की नौकरी मिलेगी, वो 9,000 और 12,000 में। तो कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि एक इस महंगाई के ज़माने में 9,000 और 12,000 कोई तनख्वाह होता है क्या? ये तो हालात है। एक और मुद्दा है, जैसे अगर आप सारण स्नातक क्षेत्र की बात करें, शिक्षक की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो भी मैं जोड़ना चाहूँगा। हमारे यहाँ की जेपी यूनिवर्सिटी की एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि हम 3 साल की पढ़ाई 6 साल में करते हैं, मतलब आधा जवानी बर्बाद करते हैं सिर्फ ग्रेजुएशन करने में। इसके लिए भी कुछ आवाज़ उठेगा क्या? चूँकि मैं विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का लगातार 10 साल से अधिक सचिव रहा हूँ, इस मुद्दे पर लगातार मैं काम करता रहा हूँ। यहाँ एक 2012 में एक कुलपति आए थे इलाहाबाद से, तो आदमी तो अच्छे थे लेकिन उनको लोग यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको गुमराह कर दिया। उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए कि वो निगरानी जांच में फंस गए और वो भागम भाग आंदोलन का दौर चला। उसी में 2-3 साल तक जो है सो सेशन लेट हो गया। अब जो नई स्थिति है उसमें सेशन को सुधारने का प्रयास चल रहा है। सरकार भी इसमें मुद्दे पे संवेदनशील है, राजभवन भी प्रयत्नशील है, और इसलिए लगता है कि 2-4-6 महीने में धीरे धीरे या 1 साल के अंदर सेशन रेगुलर हो जाएगा। सर, बहुत लंबी बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि अंतिम समय है आज का, और अंतिम समय में आपको बहुत सारे लोगों से मिलना है। अपने शिक्षक संघ के लोगों से या जो भी शिक्षक हैं, जो आपके मतदाता हैं, उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे? देखिए, बिहार के किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में शिक्षा और शिक्षक नहीं है। इसीलिए मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में शिक्षकों के सामने हूँ और आज़ादी से अपनी बातों को सदन में रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं शिक्षकों से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि वो सामाजिक पहचान और राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके योग्य प्रत्याशी का चयन करें, जो लड़ने भिड़ने वाला हो, संघर्षशील हो, जुझारू हो, शिक्षकों के मुद्दे से अवगत हो, वाकिफ हो, जिनमें लड़ने भिड़ने का जोश हो, जज्बा हो, जुनून हो, जो बोलना जानता हो, लिखना जानता हो। ऐसे व्यक्ति को मौका दीजिए। मैं इन कसौटियों पर खुद को सक्षम पाता हूँ। ये तो हाफ टाइम का चुनाव है, 3 साल के लिए उपचुनाव है। इसलिए शिक्षकों से गुजारिश है कि 3 साल वाले इस उपचुनाव में मुझे मौका दीजिए, और 3 साल के बाद हमारे कार्यों का आप मूल्यांकन करिए, अपनी कसौटी पर कसिए। यदि आपको कोई फर्क महसूस नहीं होता है, यदि आपको कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है, तो फिर 3 साल के बाद किसी बेहतर उम्मीदवार का चयन करिएगा। लेकिन काम करने वाले के लिए 3 साल भी कम नहीं होता है। मैं काम में विश्वास करता हूँ। यदि शिक्षकों ने मुझे मौका दिया तो उन्हें अवश्य परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, उन्हें बदलाव महसूस होगा। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे शिक्षक हैं जिनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। एक सवाल मेरे मन में है, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सर राज्याध्यक्ष और सचिव के उम्मीदवार 2 अलग अलग हैं। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कि एक प्रत्याशी यहाँ माध्यमिक शिक्षक संघ के उम्मीदवार हैं, लेकिन आपके प्रश्न में ही उसका उत्तर छुपा हुआ है कि राज्य स्तर पे जो हमारे राज्याध्यक्ष हैं और महासचिव हैं, वो 2 अलग अलग प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे हैं। संघ के एक पदाधिकारी के रूप में मैंने यह प्रश्न किया है। राज्याध्यक्ष से संजोग से मेरी बात हुई और मैंने उनसे इस पर चर्चा की कि अगर कोई व्यक्ति आधिकारिक उम्मीदवार है तो आधिकारिक उम्मीदवार का मतलब ये होता है कि राज्य ऊपर से एक ऐसा प्रस्ताव लाए और निचली इकाई तक उस पर मतदान हो, और मतदान के पश्चात अगर उस पर सहमति सबकी होती है या मतदान से यह साबित होता है कि इस व्यक्ति के पक्ष में अधिकतर लोग हैं, तो उसको अधिकृत उम्मीदवार माना जाएगा। लेकिन ऐसी कोई लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा किसी भी प्रत्याशी का चयन नहीं किया गया है। परिणाम यह है कि अध्यक्ष किसी और के साथ हैं, महासचिव किसी और के साथ हैं, विभिन्न जिलों में अलग अलग लोग अलग अलग लोगों के साथ हैं। इसमें मैं यह कहूँगा कि निश्चित रूप से शिक्षक जो हैं, ऐसी कोई परिपाटी पहले से भी नहीं रही है। राज्याध्यक्ष महोदय से वार्ता के दौरान मुझे ये पता चला कि ऐसी कोई परिपाटी नहीं रही है कि बीएसटीए किसी को अधिकृत उम्मीदवार तय करता है। इसमें लोग स्वतंत्र रूप से भाग लेते हैं।
शिक्षकों के हक हुकूक की जो बात करता है, उनमें जिन लोगों का विश्वास होता है तो विश्वास के आधार पर मतदान होता है और लोग चयनित होते हैं। यह एक इस बार ये अलग बात दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे जगहों पे हमने भी कहीं कहीं पढ़ा कि BSTA का एक उम्मीदवार बेटा कहलाता है। तो ये वंशवाद की परिपाटी और लोकतंत्र में वंशवाद का कहीं कोई स्थान नहीं है। यह सारे लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो लोकतंत्र को समझते हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझते भी हैं। तो निश्चित रूप से ऐसी कोई बाध्यता किसी के साथ नहीं है। मैं भी सिवान जिला माध्यमिक शिक्षक संघ का एक मैंने पदाधिकारी हूँ, मैं संयुक्त सचिव के पद पर हूँ। तो ऐसी कोई बाध्यता किसी के साथ नहीं है। जो उम्मीदवार जिसको पसंद आ रहा है, जो और पसंद की बात जहाँ तक है, ये शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव है। शिक्षक प्रतिनिधि का चुनाव बिल्कुल अलग होना चाहिए। शिक्षक तो सारे समाज को सिखाता है, सारे समाज को वो समझने की शक्ति देता है। तो शिक्षक अगर मंथन नहीं करता है, शिक्षक मंथन करने के पश्चात अपने हित की रक्षा करने वाले, अपने हुकूक की बात करने वाले, और उसमें मैं एक प्रश्न जोड़ना चाहूँगा। एक नियोजित शिक्षक के रूप में जो 2006 से शुरुआत हुई, लगभग 12-13 वर्षों का समय बीत चुका है। इसमें मेरा यह अनुभव है कि जब भी चुनाव का समय आता है, जब भी सरकार चुनाव के दरवाजे पर होती है, उस समय हम लोग के जीवन में कुछ थोड़ा ही सही परिवर्तन हुआ है। तो मैं इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित करना चाहता हूं कि अगला 2 वर्ष चुनावी वर्ष, 2024 लोकसभा का चुनाव है, 2025 विधानसभा का चुनाव है, और इन 2 वर्षों के दौरान शिक्षक प्रतिनिधि अगर ऐसा नहीं मिला जो सदन में मजबूर करे, सदन में हमारी बातों को सक्षमतापूर्वक रख पाए, तो ये निश्चित रूप से शिक्षक समाज के लिए बड़े घाटे का विषय होगा। तो एक ऐसा प्रतिनिधि चाहिए वहाँ जो बातों को कहने में सक्षम हो, ईमानदारी उसमें हो कि वो किसी के दबाव में आकर के टूटे नहीं। मैं समझता हूँ कि जो भी लोग पार्टी लाइन से हैं या किसी पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो पार्टी के सीमाओं का अतिक्रमण करना आज तक का जो अनुभव है, मैंने नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति पार्टी की सीमाओं का अतिक्रमण करके और बात करे। तो एक आज़ाद उम्मीदवार ही ऐसा कर सकता है, निर्दलीय उम्मीदवार ही कर सकता है। और यही कुछ ऐसे मौलिक कारण हैं कि हम लोग प्रोफेसर रंजीत कुमार का समर्थन कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि आप मंथन कीजिए। हम अपने सारे शिक्षक भाइयों से कह रहे हैं, आप मंथन कीजिए। मंथन का तरीका ये है कि आप कसौटी पर कसिए, कसौटी आपके पास, आप कसिए उस पर। अगर आपकी कसौटी पर ये उम्मीदवार खड़े प्रतीत होते हैं, आपको लगता है कि हाँ बोलने का साहस है इनमें, ये किसी पार्टी लाइन से दबने वाले नहीं हैं, ये झुकने वाले नहीं हैं, बिकने वाले नहीं हैं, शिक्षक की समस्याओं से अवगत हैं, इनके वाणी में वो शक्ति है कि सदन में ये उसको उच्चारित कर सके, गुंजायमान कर सके। और ये तो वो सदन है जहाँ पे मुख्यमंत्री भी हमारे बैठते हैं। तो आपकी आवाज़, हमारे शिक्षक प्रतिनिधि की आवाज़ सीधे आंख मिला करके मुख्यमंत्री से हो सकती है। तो ऐसे सदन में भेजना हमारा कर्तव्य है और ऐसे योग्य उम्मीदवार को ढूंढें, ऐसे योग्य उम्मीदवार को चयनित करें जो वहाँ मजबूर करे कि उसके प्रश्नों का जवाब सही ढंग से मुख्यमंत्री दें, निर्णय करें, विचार करें और शिक्षक के समस्याओं का समाधान करें। इन सारे कसौटियों पर हम लोग कसने के बाद आज प्रोफेसर रंजीत कुमार के साथ खड़े हैं। और यही मैं अपील करता हूँ अपने सारे शिक्षक बंधुओं से कि वो अपनी कसौटी पर कस करके हमारी बातों पर विचार करके और रंजीत कुमार का समर्थन करें। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया और बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी धन्यवाद। तो ये बातचीत सुननी है प्रोफेसर रणजीत कुमार सर, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनी और रउआ से रिक्वेस्ट रही कि रउआ अगर शिक्षक हैं और रउआ मतदान करे के बाद 31 तारीख है तो मतदान जरूर करी, सोची समझी और सही उम्मीदवार के चुनाव करी जे रउआ हक हुकूक के लड़ाई लड़ सके और रउआ खाती तत्पर रहे, खड़ा रहे। वैसन मत चुनी जे चुन के गई फिर अगला चुनाव में आओ रउआ से हालचाल पूछे और रउआ के अगर लिफाफा देवे, वैसन के मत चुनी। सही के चुनी, नेक के चुनी, एक के चुनी और अपना भविष्य के बेहतर बनावे खाती चुनी। और देखत रही मैच बॉक्स।